और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली जारी है। वहीं 4 फरवरी को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। गाजा को खाली कराने के ट्रंप के बयान के बाद इस मुलाकात को लेकर हमास काफी डरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। गुरुवार को कुल 8 बंधक रिहा किए गए। इनमें से 5 विदेशी हैं, जबकि 3 इजरायली। इन बंधकों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अगवा कर लिया था। इसके बदले 110 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाना है। सबसे पहले इजरायली सैनिक अगम बिरगर को रेड क्रॉस के हवाले सौंपा गया। इसके बाद अरबेल यहूद और गादी मूशे मोसेस को रिहा किया गया। इनके साथ थाईलैंड के 5 नागरिकों को भी छोड़ा गया। खान यूनुस में इन बंधकों की रिहाई के दौरान भारी भीड़ द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की किए जाने का आरोप है। हर बार की तरह इस बार भी रिहाई के लिए बड़ा सा स्टेज बनाया गया था, जहां गाजा के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को अस्वीकार बताया है। नेतन्याहू ने वार्ताकारों से बंधकों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। नेतन्याहू ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई का आश्वासन मिलने तक फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी में देरी किए जाने की बात कही है। उधर 4 फरवरी को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से हमास की नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शरण देने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इजराइल के दौरे पर गए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस प्रस्ताव की वकालत की है। हालांकि मिस्र और जॉर्डन समेत दूसरे अरब देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने वाले नेतन्याहू पहले विदेशी नेता होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि गाजा को लेकर दोनों के बीच किस बड़े डील पर सहमति बन सकती है। उधर अमेरिका में ट्रंप की गाज हमास समर्थक छात्रों पर गिनने जा रही है। ऐसे सभी विदेशी छात्र जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, उन्हें नोटिस किया जा रहा है। ट्रंप ने उनका वीजा रद्द करने का फैसला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने देश में UNRWA की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध किया है। इजरायल ने गुरुवार से फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में काम कर रही UN रिलीफ एजेंसी UNRWA से पूरी तरह से नाता तोड़ लेने का ऐलान किया था। इजरायल का एजेंसी पर हमास की मदद करने का आरोप है। उधर बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाने वाले अहमद अल शरा को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से संबंधित हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, वो सवाल ये है कि जिस तरह से गाजा में युद्ध विराम हुआ और उसके बाद अब थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ ये युद्ध विराम आगे बढ़ रहा है, बंधकों की और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई हो रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक आप जानते हैं कि ट्रंप के आने से पहले लग नहीं रहा था कि इस ढंग के सीज फायर की संभावना बनती है। और लेकिन स्टीव विटकॉफ जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एनवॉय हैं ट्रंप के, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ट्रंप का मैसेज सीधा उन्होंने नेतन्याहू को देके नेतन्याहू जी पे दबाव बना के एक तरह से वहाँ पे सीज फायर की संधि करवाई है। और जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में आप सीज फायर करवाते हैं, फिर उसमें रिलीज होता है और फिर डीमिलिटराइजेशन, यानी कि इजराइल वहाँ से विड्रॉ करेगा अपने फोर्सेस को। अभी आधे नॉर्थ में वहाँ पे अभी भी है, तो वो स्टेप अभी चल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखें कि दूसरा स्टेज भी शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबल है, और ये दोनों देशों के हित में है। इजराइल के भी हित में है और साथ में ये जो हमास है उनके हित में भी है, क्योंकि हमास का भी वहाँ पे काफ़ी जो सिविलियन थे, वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन है, बच्चे
बच्चे हैं, वुमेन हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। जी। तो अभी जो स्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही है, तो ये उनके लिए और पूरे विश्व के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन उसमें कई दिक्कतें हैं, यह मान के नहीं चलें कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्मूथ होने वाला है। क्योंकि अभी तो सीज़ फायर की बात हुई है, उसके बाद होता है कि वहाँ पे जो हमास हैं उनके लिए जो वापस आए हैं या आएंगे और भी, तो उनके रहने के घर नहीं है। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे होगा, और फिर यह भी होता है कि रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या वहाँ पे हमास को फिर से सत्ता में लाया जाएगा, अगर नहीं तो क्या फिर पीएलए को लाया जाएगा, पीएलए को अगर नहीं दिया जाता है तो क्या यूनाइटेड नेशन या उस ढंग की इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेज होंगे। ये सारे मुद्दे हैं जिसपे कि अभी सेकेंड और थर्ड स्टेज में आप चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो संघर्ष विराम हुआ है, ये बहुत बड़ी राहत है वहाँ के वेस्ट एशिया के लिए और पूरे विश्व के लिए। डॉक्टर कुमार, आगे क्या होगा वहाँ पर? फ़लस्तीन किस तरह से वहाँ पर शासन होगा, इसको लेकर के अभी आगे चर्चा होगी। लेकिन इस सब के बीच जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया था कि गाज़ा को खाली करवाना चाहिए, यहाँ से लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में भेजना चाहिए, और उसके बाद अभी 4 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच में, यानी कि बेंयामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक मुलाकात भी होने वाली है। इसको लेकर के और इस बयान के संदर्भ में काफ़ी कुछ आशंकाएं और काफ़ी कुछ सवाल लोगों के जहन में हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? जी, देखिए वो जो ट्रंप का स्टेटमेंट था, चूंकि ट्रंप एक रियल एस्टेट के टाइकून है, आप जानते हैं, एक बिजनेसमैन है, तो कई बार उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो उस ढंग के स्टेटमेंट होते हैं जिसका कि उनको लगता है कि अगर चूंकि गाजा का जो इलाका है वो समुद्र का इलाका है, मेडिटेरेनियन एरिया है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है, यहाँ बहुत अच्छे इस एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन वह जो स्टेटमेंट है उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, दुनिया के काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी आलोचना की थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि उनका यह कहना था, कुछ लोग यह उससे एक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये चले वहां से गाजा से अगर हमास को या वहां के जो लोग हैं उनको अगर भेजा जाएगा, तो पहले का जो इतिहास है वहां पे, जैसे पहले जॉर्डन में काफी लोग गए थे, पहले जो वार हुआ था उसमें, तो वहां से कभी वापस नहीं आए। इजिप्ट भी काफी लोग पहले गए थे, तो वहां से भी कभी वापस नहीं आए। और इसी कारण से आपने देखा कि इस बार जॉर्डन और इजिप्ट इत्यादि देशों ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि हम यहाँ पे जो जब वार चल रहा था, इजराइल का बॉम्बिंग चल रही थी, तो उस समय उन्होंने बोला कि हम यहाँ के रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इजराइल फिर वापस और उसको नहीं आने देता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो उनकी बात हुई थी, उनका कहना था कि इसको रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी के रूप में काफी अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन जो अभी जो मुलाकात होने वाली है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसकी आपने चर्चा की है, कि अभी सबसे पहली मीटिंग जो ट्रंप की, जो एक फॉरेन डिग्निटरी की होने वाली है, एक तो इटली की इनॉग्रेशन में गई थी, उसके अलावा जो एक बायलैटरल मीटिंग के लेवल पे आप देखेंगे उसमें नेतन्याहू की विजिट जो है वो पहला विजिट है। तो ये दर्शाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे निगोशिएशंस होंगे। जो स्पेकुलेशन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो यह है कि आखिर ये जो डील नेतन्याहू जो माने हैं, इसके बावजूद कि नेतन्याहू का खुद राइट विंग जो वहाँ पे फोर्सेस हैं नेतन्याहू की सरकार में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने इस ढंग का डील कैसे किया, ये इजराइल के हित में नहीं है। और अभी हम हमास को नहीं कंट्रोल कर पाए, हिजबुल्लाह को भी नहीं कर पाए, ईरान से भी अटैक हो रहे हैं, हुतीज भी अटैक कर रहे हैं, तो वैसे में आपने ये डील के, तो इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप में जो मुलाकात होगी उसमें नेतन्याहू को क्या मिलने वाला है। क्या वो ईरान पे अटैक करने की अनुमति मिलेगी, या फिर उनको कुछ जो मिलिट्री सपोर्ट मिलेंगे या पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेतन्याहू के विरोध में भी इसराइल में काफी जनता है, और उनका सर्वाइवल जो देखा जा रहा है वह इससे लिंक करके देखा जा रहा है कि वहां पे अगर जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक नेतन्याहू वहां पे बने रहेंगे। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहां डॉक्टर पे कुमार, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि ट्रंप का अगर हम पिछला जो कार्यकाल है उसको देखें तो अब्राहम एकॉर्ड वहाँ पर आया था, और साथ ही साथ एक दूसरा तथ्य भी मैं यहाँ पर रखूँगा जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अमेरिका के अंदर किस तरह से उन छात्रों के खिलाफ जो फ़लस्तीन के समर्थन में वहाँ पर प्रदर्शन जिन्होंने किए हैं हाल के दिनों में, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इन दोनों को अगर हम देखें, अब्राहम एकॉर्ड की बात करें, इस तरह की कार्रवाई की अगर हम बात करें, तो भविष्य किस ओर जाते हुए दिख रहा है आपको, गाजा का, वेस्ट बैंक का? देखिए दोनों सवाल अलग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल और अलग है जी। जी 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 तो लेकिन जहां कहीं ना तक कहीं एक पता चलता है कि किस तरह का रुख है। जी जी बिल्कुल।
तो देखिए, अब्राहम एकॉर्ड में एक कोशिश थी कि जो अरबियन स्टेट्स हैं उसमें कि ईरान को हटा दिया गया था और जो शिया मुल्क हैं उसमें शामिल नहीं थे। तो एक प्रयास था कि फ़लस्तीन के इशू को एक तरह से उनसे जोड़ के रिजॉल्व किया जाए और प्रयास यह भी था कि जो ईरान को अलग-थलग किया जाए। तो बहुत ही जिसमें ये अब्राहम एकॉर्ड हुआ था और गल्फ स्टेट इत्यादि को उसमें शामिल किया गया था, तो उसमें काफ़ी संभावना बताई जा रही थी कि शायद ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ ठीक पे है। एकॉर्ड अभी कर लेते हैं, अभी भी सीज़ फायर हमने कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि इतने इश्यूज़ हैं वहाँ पे कि बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे। अभी सीरिया में भी क्राइसिस चल रहा है, सीरिया से अमेरिकन फोर्सेस ठीक है डॉक्टर कुमार, आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से सब डेवलपमेंट होते हैं, क्या कुछ होता है। आप हमारे जी, साथ लेकिन बने एक रहिए। एक अभी एक वीजा वाली बात आपने बोली थी, तो ये जो है ट्रम्प जानते हैं कि वो अमेरिका में जो आपने बोला कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो किए थे फ़लस्तीन के सपोर्ट में, उसका वीजा विथड्रॉल की बात की थी। तो ये ट्रम्प करेंगे और चूँकि ट्रम्प की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस लेके कि जो भी प्रो पैलेस्टीनियन है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इंटरनली भी ठीक है, और ठीक है। स्टूडेंट को भी लेंगे। डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक